नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से न्यू एनर्जी के 44वें ऑडियो में सब कुछ का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, वो क्या है, ये तो अभ्यास हमें बता रहा है। हम अपने जीवन में निर्णय लेने के आदी बन चुके हैं। साधारण तरीके से 3 तरह के चुनाव होते हैं: दाएं तरफ रहना या बाईं तरफ रहना या स्थिर रहना। अब तक हम किसी न किसी को चुनते आए हैं, लेकिन अब हमारे जीवन में नया मार्ग आने वाला है। जिन चीज़ों को हमें रिलीज़ करना है और जिनकी हमें उन्नत मार्ग पर जाने के लिए आवश्यकता नहीं है, उन सब को रिलीज़ करने की वजह से हमें एक नया मार्ग दिखाई देगा। न्यू एनर्जी के चुनाव अंधेरे और उजाले के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, दाएं और बाएं के बीच परिमित नहीं होते हैं। एक नया चुनाव है जिसे हम सब कुछ कहेंगे। ये दिव्यता जागरूकता से आती है। हमें किस तरफ जाना चाहिए यह सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ दिव्यता की जानकारी होनी चाहिए। हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। सब कुछ के चुनाव में संपूर्णता दिखती है, उसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाता है। पहले चुनाव में कोई एक होता था, लेकिन अब सब कुछ के चुनाव में भरपूर प्यार है। कैथरीन की कहानी के द्वारा हम समझते हैं कि वो क्या है, और कैथरीन सब कुछ के चुनाव को नहीं जानती है। अपने न्यू एनर्जी के घर के कमरे में बैठी हुई है। उसे खाली लग रहा है अपना जीवन, और मुश्किल लग रहा है। तभी कैथरीन उठकर खड़ी हुई। उसे दुख है कि उसे इस सवाल के जवाब नहीं मिले। उसे स्पिरिट या तो व्यास किसी ने भी जवाब नहीं दिया, इसीलिए जिद करके वह सब कुछ छोड़कर खाली बैठ गई। तभी उसे एक संगीत सुनाई दिया। न्यू एनर्जी में जाने के बाद भी ओल्ड एनर्जी के कुछ विधान हमें नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी समझना आने पर जब कैथरीन ने न्यू एनर्जी से बाहर द्वंद्वत्व में आने का सोचा, तो कैथरीन का ध्यान सब कुछ के चुनाव पर पड़ा। उसने उस रोशनी को गौर किया। उसने देखा कि कुछ ऐसा है जो उसे पहले भी कहीं दिखा था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने पहले इस बात पर गौर क्यों नहीं किया। यह वही स्फटिक गुलाब का फूल है। न्यू एनर्जी के घर में पहली बार कदम रखने पर वहाँ कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन बरामदे में एक सिर्फ स्फटिक का गुलाब दिखा था। यही फूल उस फल को देगा। कैथरीन स्फटिक के गुलाब के पास आई। जब वह उसके करीब आ रही थी, तो उसके अंदर एक जागरूकता पैदा हुई। उसके मन में यह प्रश्न नहीं था कि इस गुलाब से मुझे क्या करना है। वह सब कुछ देख रही है। उसे छूना है या नहीं छूना, यह विचार उसके मन में नहीं आ रहे। उसके अंदर की जागरूकता की वजह से उसे पता है कि उसे क्या करना है। अपनी मानव बुद्धि का उसने इस्तेमाल नहीं किया। द्वंद्वत्व में या चुनाव के बीच में नहीं है। उस दिन जो उसने महसूस किया, जो उसे लगा, उसे उसने खाया, आनंद लिया, और पेट में मिलाने के बाद उसे सहज प्रेम के बारे में पता चला। उस दिन दिया गया फल हमारी न्यू एनर्जी में तीव्र चाहत के रूप में है। इस गंभीर चाहत को हम घर छोड़ने के बाद अपने अंदर छुपा कर लाए हैं। धरती पर आने के बाद उसे हम भूल गए, और आग की दीवार पार करके धरती पर आने के बाद हमने इसको एक तरह से डेवलप किया है। और उस चाहत को जब हम न्यू एनर्जी में परिस्थिति पर आधारित होकर नई चाहत का, नए एनर्जी का निर्माण करते हुए समझ रहे हैं। जब हम गुलाब के फल को पाते हैं, तो अपनी दिव्यता हमें देता है। हम अपने अंदर कुछ भी नहीं होने और खालीपन जैसे चीज़ को नहीं महसूस करते हैं। जब हम पहली बार धरती पर आए, तो अपने आप को टुकड़ों की तरह समझ बैठे। उन टुकड़ों को चक्र कहा गया। 7 चक्र को हमारे भौतिक शरीर में और 5 चक्र को हमारे ईथरी क्षेत्र में रख दिया गया। अब वो सब एक होने वाले हैं, एक चक्र की तरह तैयार हो रहे हैं।
जब हमने गुलाब के फूल को पाया तब हमारे अंदर छुपे हुए दिव्य इच्छा को, उस चाहत को ये वापस लाया है। हमें अपने जीवन का अर्थ समझ आ रहा है। हमारे अंदर की दिव्यता बाहर आ रही है। हमारे अतीत में जो चाहत थी वो हमें पता चल रही है। जब तक हम अपने अंदर के गुलाब के फल को पाते हैं, एक नई चाहत हमारे मन में आती है। हमारे अंदर की कांति हमें दिखती है। वो इंसान की बुद्धि से और अहंकार से पैदा होने वाली नहीं है। तो व्यास उस एनर्जी को, उस कांति को पाने के लिए कहता है। ये हमारे लिए उपहार की तरह आ रही है। हमारी न्यू एनर्जी घर पर है और ये हमें एक नए प्रदेश और नई एनर्जी में लेकर जा रही है। ओल्ड एनर्जी के आधार पर अब हम निर्माण नहीं कर सकते। हम बदल रहे हैं, न्यू एनर्जी में जा रहे हैं। पहली सृष्टि से आते समय जिस चाहत को हमने छुपाया उसे अब बाहर लाना है। एक जुनून का मतलब घोषणा किए जाने वाला प्यार, इसे समझना है। हमारे अंदर का भाग प्रज्ञा आत्मा की तरह एनर्जी की पुट्टी में जाने तक हमारे बाहर सब कुछ की घोषणा हुई है। पहली सृष्टि को पार करते समय हम उसे अपने अंदर छुपा कर लाए हैं। सही समय पर बाहर निकालने के लिए द्वंद्वत्व का निर्माण किया है। आध्यात्मिक भूल पाठ को साफ किया है। मानव के रूप में यहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से अपने जीवन को बदला है। आध्यात्मिक कथा से तुलना करने पर ये हमें ज़रूरतें बहुत छोटी लगती हैं। प्यार के लिए प्रदर्शन होने वाला गुलाब के फूल पर कांटे भी होते हैं। ओल्ड एनर्जी से अगर हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ये कांटे हमें चुभेंगे। यह जुनून न्यू एनर्जी के लिए पैदा हुआ है। इस नए जुनून का सदुपयोग करना है। इसके बारे में हमारे अंदर की सब कुछ के जो चुनाव को हमने समझा है उसे पूछना है, तब समाधान आएगा। द्वंद्वत्व से अतीत की स्थिति के बारे में जवाब आएगा। जब हमें इसके बारे में समझ नहीं आता है तो हमें मानसिक खामोशी के साथ बैठ जाना चाहिए, तब जवाब मिलेगा। जुनून हमारे अंदर की न्यू एनर्जी के लिए ईंधन का काम करता है। अतीत में कभी नहीं अनुभव करने वाला हमारा जीवन भरपूर और अर्थ सहित बन जाता है। हमारे द्वारा करने वाली साधना न्यू एनर्जी के घर में जो स्फटिक गुलाब फूल है उसके कंपन को महसूस करना है। हमने पिछले ऑडियो में चौथी सिलकड़ी के बारे में समझा था। अगर हम उस चौथी सिलकड़ी को याद करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। इस साधना के बाद हमने जो सब कुछ का चुनाव किया है वो हमें आगे बढ़ाएगा। जब हमने उस गुलाब के द्वारा दिए गए फल को लेना चाहा तब हमें हमारे अंदर भौतिक बदलाव महसूस हुए। ये बदलाव कभी हमें तकलीफ पहुंचाते हैं लेकिन ये तत्कालिक होते हैं। फूल बदलाव की वजह से हमारा शरीर सेंसिटिव हो जाता है। एनर्जी को फील होने वाली शक्ति बढ़ती है। भौतिक के अतीत को देखना शुरू करते हैं। इस देखने का मतलब है ग्रहण करना। कुछ लोग भौतिक के अतीत को अपनी आँखों से देख पाते हैं। कुछ लोग अपने एक चक्र को देख पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ महज प्रेरणा के साथ आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन सब लोग पहले के अतीत की चीज़ों को देख पाएंगे। कुछ दिन तक हमारा शरीर बहुत सेंसिटिव होने पर हमें आश्चर्य की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारा शरीर न्यू एनर्जी की आदत बना रहा है। कभी कभी सुनने पर आसान लगता है, लेकिन जब हम इसको व्यवहार में लाते हैं तो मुश्किल लगता है। अति मुख्य यानी कि इम्पॉर्टेंट सबक यह है कि हमारे दिव्य जुनून से एनर्जी की सृष्टि करनी है। अतीत में जो कुछ भी हमें मिला है या हमने किया है उसे न्यू एनर्जी के समाचार के द्वारा एक बार फिर से कर रहे हैं। मतलब पुरानी सब्जेक्ट को नए एंगल से समझ रहे हैं। और यही निर्माण अपने आप को सच के सृष्टिकर्ता मानने के लिए मजबूर करती है। कबूल दरा तोबियास को क्रिम्जन सर्किल को चैनल नहीं कर रहा। तोबियास कबूल दरा के द्वारा हमें चैनलिंग कर रहा है। हमारे अनुभव को, हमारी एनर्जी को, हमारे विचार को, हमारे सपनों को स्वीकार करके
वापस हम तक प्रसारित कर रहा है। यह लोग हमें सिर्फ कुछ बता रहे हैं, उनकी बातें हमारे अंदर प्रतिध्वनि कर रही है, क्योंकि वह हमारी चैनलिंग कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हमें पता है उसे लेकर दूसरे कोण के, दूसरे एंगल से ये हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे जैसे हम दिव्यता में आएंगे वैसे वैसे यह समझ आएगा। तो व्यास हमारी चैनलिंग करने पर बहुत खुश हो रहा है। यह सब एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा है और तो अभ्यास के जो समावेश होते हैं उसके लिए मेहमान आते रहते हैं। ये मेहमान हमारे द्वारा सीखने के लिए और हीलिंग के लिए आते हैं। उनके और हमारे बीच यह नया अनुबंध नहीं है, बहुत पुराना है। हम शिक्षक के रूप में उनके सामने हैं। हमारे मेहमान को इस समावेश में आने के लिए और हमारा प्रोत्साहन करने के लिए ये कारण है। उन्हें पता है कि हम पहले वह लोग हैं और हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है चीज़ों को समझने के लिए, और इस कष्ट को देखकर पीछे पलटने का मौका है। हमें न्यू एनर्जी में पुराने संस्कार को छोड़ने के लिए तो व्यास हंसते हुए कहता है कि उसे पता है कि हम अच्छे शिक्षक बनेंगे। रिलीज़ करते समय हम नए अनुभवों को पाकर आए हैं। उसे पता है कि हम परिपूर्ण शक्तिशाली होंगे। किसी न किसी दिन हम उस तरफ वालों को अपने साथ बिठाकर आनंद के साथ समय बिताएंगे। हमारे काम ने पहली सृष्टि को बदल दिया है। जब हम अपनी आध्यात्मिक आँखों को खोलते हैं तो केवल हम जिस विश्व में हैं वही नहीं दिखता, सारी सृष्टि का प्रभाव हमें समझ आता है। जन्म जन्म के बीच में क्या हम घर वापस जाएंगे? यह प्रश्न हमारे अंदर से आता है। तो इसका जवाब तो व्यास देता है। वह कहता है कि हम घर वापस नहीं जाएंगे, लेकिन घर के लक्षणों वाली जगह पर जाएंगे। वहाँ पर हमारे परिवार के लोग भरे पड़े हैं। भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद फिर से हम बैलेंस के लिए सहायता करने वाले एंजल्स के साथ भर जाएंगे। धरती पर अगले जन्म लेने के लिए तैयार होने के लिए वो हमारी सहायता करते हैं। जो अहम अस्मि राज्य के बारे में हम सब जानते हैं वो नहीं है। अगर सच में हम उस घर के पास जाएंगे तो वापस धरती पर पैदा होने के लिए आना नहीं चाहेंगे। ऊपर से हमारा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अहम अस्मि राज्य पर वापस जाने के लिए और वहाँ जाने पर हम कुछ भी पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरे मानव ने जो किया है उसकी वजह से अहम अस्मि राज्य का स्वभाव और कंपन और आवृत्ति बदल चुकी है। ऐसा एक दिन आएगा जब आत्मा के रूप में पहली सृष्टि से लेकर अब तक हम जो करते आए हैं उस सब को याद करेंगे। ज्ञान का भंडार एक लाइब्रेरी की तरह लगता है। हम बहुत साहसी लोग हैं। न्यू एनर्जी में कदम रखने के बाद एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। नई डायमेंशन और नए लोक का निर्माण कर रहे हैं। जब हम नई साहस यात्रा शुरू करेंगे तो व्यास जैसे लोग हमारे बगल में होंगे। वो बहुत समय से हमारे साथ हैं और हमें मार्गदर्शक के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। वो हमें एक टीचर का पद स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। अब मार्गदर्शक उस तरफ और हमारे बीच पुल की तरह रहते थे। बहुत दिनों तक वो हमारे साथ थे, लेकिन अब वो दूर चले गए हैं। अपनी एनर्जी को अंतिम समय तक यानी कि उपसंहार तक लाने के प्रोसेस में है। हमारे संपूर्ण तत्व को अंगीकार करने का समय आ चुका है और अपने मानव तत्व को अंगीकार करने पर ही अपनी दिव्यता को बढ़ा कर पाएंगे। हमारे बैलेंस को हम खुद ही बना सकेंगे। बहुत वर्ष के पहले क्रियान लोग मार्गदर्शक के दूसरे लक्षण को बताते हैं, यानी कि मार्गदर्शक एक दूसरा लक्षण है। उस समय में उन्होंने ये कहा कि हमारे अंदर नूतन ज्ञानोदय का निर्माण होगा और जो पात्र हमारे मार्गदर्शक के पास होते हैं उसमें एनर्जी की भर्ती होती है।
उन पात्रों में सोने की कांति की तरह हमारी एनर्जी चमकती है। हमारे द्वारा बाहर आ रहा सुनहरा रंग अद्भुत ज्ञान एनर्जी को मार्गदर्शक ले रहे हैं। वे उन पात्रों में भर रहे हैं, वे उसे चोरी नहीं कर रहे। और जो एनर्जी हम उन्हें दे रहे हैं, उस एनर्जी की वजह से धरती पर ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। इसलिए हम उनके द्वारा उस एनर्जी को ले जाने पर राजी हैं। वो सृष्टि के अच्छे के लिए ही इस एनर्जी को लेकर जा रहे हैं। मार्गदर्शक हमारी एनर्जी को लेकर दूसरी टोली को भरे हुए पात्र देते हैं और उनके स्थान पर नए खाली पात्र लेते हैं। ये एनर्जी अविश्वसनीय सुनहरे रंग वाली, पोषक तत्व वाली शहद जैसी है। वो टोली उसको उस तरफ ले गई और हमारी विश्व दृष्टि के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये एनर्जी पहली सृष्टि से भी मार्ग बना कर जाएगी और जाने के बाद उस सृष्टि के तत्व को बदल देगी, परमात्मा और उसके मूल का विस्तार करेगी। अब हमने पिछले ऑडियो में मार्गदर्शक के साथ रनर्स के बारे में भी वर्णन किया था। ये रनर्स क्या हैं? रनर्स की टोली पहले होती थी और आगे भी होने वाली है। रनर्स माया जाल के उस तरफ और इस तरफ फिरते रहते हैं। इन्हें हम एनर्जी दूत की तरह कह सकते हैं और यह एनर्जी को वापस उस तरफ लेके जाते हैं और यहाँ से लेकर आगे पहुँचाते हैं। इसलिए हम इन्हें रनर्स कहते हैं। हमारी एनर्जी को उस तरफ पहुँचाते हैं और नए नए उपकरण को और पात्र को हमारे पास लाते हैं। कुछ दिनों से यह लोग बहुत बिजी हो चुके हैं, उनका काम बहुत बढ़ गया है। पूर्व में वह हमारे साथ काम करते थे, हमारे मार्गदर्शक में व्यवहार करते थे, हमारे मार्गदर्शक के साथ हमारे मदद करते थे। मार्गदर्शक हमारे साथ एक प्रेम खंबे की तरह खड़े रहते हैं। अब मार्गदर्शक जा चुके हैं, इसलिए रनर्स सीधे हमारे साथ काम करेंगे। अब सच्चे विधाता के टाइटल के रूप में तोबियास समझाता है कि हम सच्चे विधाता किस प्रकार बन गए हैं। जब से हम पहली बार इस धरती पर आए हैं, तब से लेकर अब तक हम अच्छे विधाता नहीं हो पाए। हमारे एंजल्स के साथ मिलकर बैठकर आने वाले जन्म के बारे में हम पहले से ही प्लान कर चुके हैं और एक निश्चित पाठ को लक्ष्य बनाकर उसके लिए काम करते हैं। आध्यात्मिक बिजनेस का प्लान बनाकर धरती पर मानव शरीर को धारण करके आए हैं। एक लक्ष्य को पाने के बाद पहले से ही प्लान किए हुए दूसरे लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। इस विधि में असली सृष्टि करना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से सिर्फ हम अनुभव पाते हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता नहीं बन पाते। आज के ऑडियो में इतना ही। आगे हम सृष्टिकर्ता कैसे बनेंगे ये समझेंगे। धन्यवाद।